Hello everyone, welcome to the channel of Law Prep Tutorial. My name is Karan Singh Tomar and I am a graduate from National Law University, Odisha. So आज की इस लीगल की क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ वर्क अमेंडमेंट बिल। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारे टॉपिक है वर्क अमेंडमेंट बिल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द ओवरव्यू ऑफ द वर्क अमेंडमेंट बिल 2024. वी विल एक्सप्लोर द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ वर्क प्रॉपर्टीज इन इंडिया एंड द की प्रोविजंस ऑफ द बिल एंड द पोटेंशियल इंप्लीकेशंस ऑफ दिस अमेंडमेंट इन इंडिया। आइए फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि वक्फ होता क्या है। वक्फ उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है जो प्रॉपर्टी कोई भी पर्सन, एनी पर्सन कैन डोनेट his or her property for religious or charitable person as recognized under Muslim law. ये प्रॉपर्टी क्यों दी जाती है? मान लेते हैं कोई बहुत अमीर पर्सन है जो इस्लाम फेथ में बिलीफ रखता है एंड वो प्रैक्टिस करता है अपने रिलीजन, और उसे लगता है रिलीजन को प्रोपोगेट करने के लिए एंड प्रोफेस करने के लिए उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो कुछ प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को डोनेट कर देता है सो दैट उस प्रॉपर्टी का जो भी फंड निकल के आता है या पैसे आते हैं उस प्रॉपर्टी से, उस पैसे से हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ग्रेवयार्ड्स, दरगाह, मॉस्क, शेल्टर होम्स, इन सबको डेवलप कर सकें। एंड इन दिस बिल अ नॉन मुस्लिम कैन ऑल्सो क्रिएट अ वर्क इफ इट इज इंडिविजुअल प्रोफेसेस इस्लाम एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग द वर्क इज इस्लामिक लॉ। आज की डेट पे हम जानते हैं वक्फ बोर्ड इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी ओनर है। ऑन द फर्स्ट इंडियन रेलवे, सेकेंडली आर्म फोर्सेस एंड थर्ड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी होल्डर इंडिया में वक्फ बोर्ड्स हैं। वक्फ बोर्ड के पास प्रेजेंट डे पे 9.4 लाख एकर्स की प्रॉपर्टी है जिसकी एस्टिमेटेड वैल्यू बताई जाती है 1.2 लाख करोड़ रुपीज। एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, अब वक्फ की स्टार्ट कहाँ से हुआ, वक्फ के लिए हिस्ट्री हम उसकी कहाँ से ट्रेस कर सकते हैं, देखते हैं। In India, the history of Waqf can be traced back to the time of early days of Delhi Sultanate, when Sultan Muizuddin Shamghar dedicated 2 villages in favor of the Jama Masjid of Multan and handed its administration to Sheikhul Islam. As the Delhi Sultanate and later Islamic dynasties flourished in India, the number of work properties also kept increasing in India. हम देखते हैं जब पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन के टाइम पे जो मुस्लिम पर्सन्स इंडिया छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे तो उन सब की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वक्फ बोर्ड को डेडिकेट या डोनेट कर दी गई थी। एंड उसके बाद लेटर ऑन तो ये हुआ था वक्फ बिल, वक्फ एक्ट ऑफ 1954 के अंडर। उसके बाद वक्फ बोर्ड में चेंजेस आते हैं। 1995 में पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट, to compensate for the Babri Masjid demolition of 1991, the PV Narasimha Rao led Congress government changes the Waqf Board Act to give Waqf boards a lot of rights or enhance their rights to acquire land in India. तो ये था वक्फ बोर्ड की हिस्ट्री एंड ओरिजिन। आज जानते हैं अभी प्रेजेंट डे पे इसके ऊपर करंट अफेयर में न्यूज़ क्यों चल रही है, इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है। तो आज की डेट में लास्ट ईयर अगस्त के मंथ में 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर ने श्री किरण रिजिजू जो हमारे मिनिस्टर हैं माइनॉरिटी अफेयर्स के, उनने एक बिल प्रेजेंट किया लोकसभा में जो था वर्क अमेंडमेंट बिल 2024। तो उस बिल का डिस्कशन होता है। डिस्कशन के बाद वो बिल पास नहीं हुआ, उसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया गया फॉर द डिटेल डिस्कशन। अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है? एक जेपीसी तब फॉर्म की जाती है जब किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर पे या डिटेल डिस्कशंस करने होते हैं। तो जेपीसी एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों मेंबर्स के हाउस होते हैं एंड उसमें कोई फिक्स नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं होते हैं। एनी नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बी पार्ट ऑफ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वक्फ बोर्ड बिल को डिस्कशन करने के लिए बनाई गई थी उसके हेड थे जगदम्बिका पाल जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी। एंड जेपीसी टेम्परेरी एडहॉक कमिटीज होती हैं जिनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, वो तभी तक एग्जिस्ट करती हैं जब तक एक पर्टिकुलर बिल के ऊपर डिस्कशन होता है। एंड जेपीसी अपना काम फिनिश करने के बाद एक रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं यूनियन गवर्नमेंट को। एंड हुआ क्या,
अगस्त के मंथ में जेपीसी को रेफर कर दिया गया वर्क अमेंडमेंट बिल, उसमें डिस्कशंस हुए एंड जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आती है 30 जनवरी 2025 को। एंड इस कमेटी की रिपोर्ट को, जेपीसी की रिपोर्ट को यूनियन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है एंड मार्च के मंथ में इसे लोकसभा में प्रेजेंट भी किया गया था। अब इसके ऊपर डिस्कशंस होंगे एंड उसके बाद ये लोकसभा से जैसे ही पास हो जाएगा तभी राज्यसभा में जाएगा बिल, एंड राज्यसभा से पास होने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का असेंट मिलने के बाद में ही एक बिल एक्ट बनता है, लॉ बनता है। अभी तक क्या है, वर्क अमेंडमेंट बिल। एज सुन एज जब इससे प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाएगा, ये बन जाएगा एक एक्ट, एक लॉ बन जाएगा फाइनली। एंड ये कुछ कमिटीज हैं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज, जो फॉर्म की गई थी स्पेसिफिक मैटर्स को डिस्कस करने के लिए अभी तक। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। की फीचर्स ऑफ वर्क अमेंडमेंट बिल। की फीचर्स क्या क्या हैं, इस बिल में क्या क्या दिया गया है। फर्स्टली इसका नाम चेंज किया गया है, पहले नाम था वर्क एक्ट ऑफ 1995, अब इसका नाम कर दिया गया है यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 1995, जिसे उम्मीद एक्ट भी कहा गया है। दिस रिफ्लेक्ट्स द ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्रूविंग द वर्क बोर्ड एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एंड इट्स एफिशिएंसी। अब फॉर्मेशन कैसे होता है वक्फ का, कोई भी पर्सन अपनी प्रॉपर्टी वक्फ में डोनेट कर सकता है, बट अभी तक एक पॉइंट था वक्फ एक्ट 1995 में जिसमें ओरली भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती थी वक्फ बोर्ड को, बट इस प्रोविजन को रिमूव कर दिया गया है। एंड एक और प्रोविजन जो था वक्फ बाय यूजर, इसको भी रिमूव कर दिया गया है हमारे नए बिल में से, कि कोई पर्सन फॉर लास्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स 20 ईयर्स एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो यूज कर रहे थे एंड उस प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी मान लिया जाता था। गवर्नमेंट ने इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया है, इस प्रोविजन को रिमूव कर दिया है कि अब गवर्नमेंट के पास आपको प्रेजेंट करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट मतलब जो आपकी प्रॉपर्टी है उसकी रजिस्ट्री या फिर डीड या वो रजिस्टर है आपके अंडर में, तभी उस प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी माना जाएगा। एंड इसके अलावा When the line of succession ends, सेकेंडली कैसे किया जा सकता था, पहले क्या होता था, कोई भी मुस्लिम पर्सन है, उसके अगर मेल हायर्स नहीं है, लाइन ऑफ सक्सेशन खत्म हो जाती है, अगर मेल हायर्स आगे नहीं है तो उनकी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को डेडिकेट या डोनेट कर दी जाती थी। इस प्रोविजन को भी रिमूव कर दिया गया है कि अब फीमेल्स जो होंगी, जो लड़कियां भी होंगी, अगर किसी की हायर लीगल सक्सेशन लाइन ऑफ सक्सेशन में अगर किसी की लड़की है तो उन्हें भी प्रॉपर्टी दी जा सकती है एंड वक्फ बोर्ड को डायरेक्टली अलॉट डोनेट नहीं की जाएगी इस सिचुएशन में। So this says work allowed must not deny inheritance rights to the donors heirs including women। अगर कोई वुमन है तो उससे ये वाला राइट नहीं डिनाई किया जाएगा। आगे देखते हैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एंड वर्क डिटर्मिनेशन। The bill says that any government property identified as work will no longer be considered as such. The area's district collector or DM will determine ownership if uncertainty exists। अगर किसी प्रॉपर्टी कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसे वक्फ बोर्ड क्लेम करता है तो उस प्रॉपर्टी को डायरेक्टली वक्फ बोर्ड को नहीं दिया जाएगा, वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर होंगे या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे वो डिटरमाइन करेंगे वेदर दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द वक्फ बोर्ड और टू द गवर्नमेंट। सो कलेक्टर अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे, द कलेक्टर विल सबमिट अ रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट। If the property is deemed government property, revenue records will be updated accordingly, ensuring clear documentation। जो एक अनक्लैरिटी है, इतनी सारी वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टी है ऑल ओवर द इंडिया, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड भी नहीं है, क्लियर भी नहीं है, अनक्लेम प्रॉपर्टी है, बहुत सारे केसेस भी चल रहे हैं। तो उसके लिए एक सर्टेनिटी लाने के लिए कलेक्टर अपनी रिपोर्ट करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी के बाद जो प्रूफ होगा या तो वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे दी जाएगी या फिर गवर्नमेंट अपने पास क्लेम कर लेंगे। अगर वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो इंक्वायरी पावर रिमूव्ड। द अमेंडमेंट रिमूव्स द वक्फ बोर्ड्स पावर टू इंक्वायर एंड डिटरमाइन इफ अ प्रॉपर्टी इज वक्फ, असाइनिंग दिस टास्क टू द कलेक्टर। तो पहले क्या होता था, वक्फ बोर्ड टोटल एक वक्फ बोर्ड नहीं है इंडिया में, एक सेंट्रल लेवल पे वक्फ बोर्ड होता है, सेंट्रल वक्फ बोर्ड, और इंडिविजुअली हर स्टेट के भी खुद के पर्सनल वक्फ बोर्ड होते हैं, जैसे वक्फ बोर्ड ऑफ मध्य प्रदेश, वक्फ बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश, अलग अलग स्टेट के भी वक्फ बोर्ड होते हैं। तो प्रीवियसली क्या होता था अभी तक कि वक्फ बोर्ड खुद ही इंक्वायरी करते थे एंड डिटरमाइन करते थे कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, एंड इसके अगेंस्ट अगर केस भी होता था तो वो भी मैक्सिमम ट्रिब्यूनल में ही जाता था, वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल्स। एंड वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी अगर ट्रिब्यूनल का कोई डिसीजन आ गया है तो उसे आप हाई कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते थे। तो एक लीगल इश्यू बहुत बड़ा खड़ा हो गया था इसके आगे कि कोर्ट जाने का राइट तो सभी के पास होता है। तो इसीलिए ये वाला अमेंडमेंट लेके आया गया है, इसमें से ये वाला प्रोविजन रिमूव कर दिया गया है कि वक्फ बोर्ड के वक्फ ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। नाउ दीज
केसेस कैन बी चैलेंज इन हाई कोर्ट विद इन 90 डेज। ठीक है, cases pending with the Waqf administration. The Ministry of Minority Affairs has analyzed the functioning of Waqf tribunals and found that there are 40,000 cases pending in tribunals, out of which more than 9,000 cases are filed by the Muslim community itself. तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदूज ने ही प्रॉपर्टी के अगेंस्ट केस फाइल कर रखे हैं, मुस्लिम पर्सन ने भी बहुत सारे केसेस फाइल कर रखे हैं। एंड अभी तक देखा जा सकता है कि मोर देन 40,000 केसेस आर पेंडिंग इन वक्फ ट्रिब्यूनल्स। तो इस चीज़ को भी क्लियर करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए हाई कोर्ट्स का डोर ओपन कर दिए गए हैं। आगे देखते हैं, सर्वे ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी, रोल ऑफ द कलेक्टर। Firstly, the bill empowers collectors instead of survey commissioners to conduct the survey of work properties, ensuring the alignment with the state revenue laws. तो स्टेट में क्या होता है, किसी भी प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने के लिए वहाँ के जो कलेक्टर रहते हैं वो उसे कंडक्ट करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, डिटरमाइन करते हैं वेदर दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू हुम। तो वक्फ बोर्ड के अंडर क्या होता था, सर्वे कमिश्नर्स इंक्वायर करते थे एंड डिसाइड करते थे ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को बिलोंग करते हैं नहीं। तो इस प्रोविजन को रिमूव कर दिया गया है एंड नए वाले बिल में प्रेजेंट कर दिया गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहेंगे वही इस पावर को पोजेस करेंगे। सेकेंडली, पेंडिंग सर्वेज, all pending surveys will be conducted according to the state revenue laws, streamlining the process and ensuring the consistency across different regions. तो हर स्टेट में अलग अलग प्रोसेस रहती थी, तो गवर्नमेंट ने ये बोल दिया है इस बिल में कि जो भी यूनिफॉर्मिटी लेके आई जाएगी स्टेट रेवेन्यू लॉस के अकॉर्डिंगली, जो सर्विस किए जाते थे, जो होते थे, उन सबको स्टेट रेवेन्यू लॉस के अकॉर्डिंगली प्रोसेस किया जाएगा एंड सारे रीजन्स में यूनिफॉर्मिटी लेके आई जाएगी ऑल ओवर द इंडिया। थर्डली, इट ब्रिंग्स एफिशिएंसी। This change aims to expedite the survey process and leverage existing state resources for better management and oversight of work properties. So efficiency भी इंश्योर की जाएगी। अभी तक जितने भी बहुत सारे मैटर्स पेंडिंग हैं उन्हें जल्दी से जल्दी डिसाइड किया जाएगा। कंपोजिशन, सेंट्रल वर्क काउंसिल के कंपोजिशन के ऊपर भी काफ़ी चेंजेस लेके आए गए हैं। अभी तक क्या होता था, सिर्फ मुस्लिम पर्सन्स ही सेंट्रल वर्क काउंसिल के मेंबर्स होते थे। अब चेंजेस कर दिया गया है कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स कैन आल्सो बी पार्ट ऑफ सेंट्रल वर्क काउंसिल। फर्स्टली, द बिल सेज दैट द सेंट्रल वर्क काउंसिल मस्ट इंक्लूड 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स, की मिनिमम 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी होने चाहिए वक्फ काउंसिल में। ब्रॉडनिंग इट्स कंपोजिशन, एमपीज, फॉर्मर जजेस एंड एमिनेंट पर्सन्स अपॉइंटेड टू द काउंसिल नीड नॉट टू बी मुस्लिम्स। जो पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा वो नेसेसरी नहीं है कि मुस्लिम ही हो। सेकेंडली, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, representative of Muslim organization, scholars in Islamic law and chairperson of work boards must be Muslims, with the 2 of Muslim members being women. तो अभी तक क्या होता था, सेंट्रल वर्क काउंसिल के मेंबर्स में सिर्फ मेल मेंबर्स ही होते थे। तो जो नया अमेंडमेंट बिल आया है उसमें एक प्रोविजन दे दिया गया है जिससे 2 मुस्लिम वुमेन भी उसकी मेंबर्स रहेंगी। तो मिनिमम 2 मुस्लिम मेंबर्स भी सेंट्रल वर्क काउंसिल की मेंबर्स होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, जेंडर डाइवर्सिटी कर दी गई है एंड मुस्लिम वुमेन का भी रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज किया गया है। एक्सपेंडेड द एक्सपर्टीज, थर्डली, this change aims to bring the diverse perspective and expertise to the council, enhancing its ability to advise on work related matters effectively. तो जो पर्सन एक्सपर्ट हैं मुस्लिम लॉ में, इस्लामिक लॉ में, उन्हें भी इसका पार्ट बनाया जाएगा। यहाँ पे आप इस टेबल में देख सकते हैं वर्क एंड 1995 के अकॉर्डिंगली क्या कंपोजिशन होता था एंड वर्क अमेंडमेंट बिल 2024 के अकॉर्डिंगली क्या कंपोजिशन होगा। पहले 8 to 12 मेंबर्स होते थे, अब अप टू 11 मेंबर्स फिक्स कर दिया गया है। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट देख सकते हैं, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड और मुस्लिम, नाउ ऑल नॉमिनेटेड मेंबर्स कर दिए गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, एज अ केस मे बी। सेकेंडली, इलेक्टेड 1-2 फ्रॉम ईच, पहले को मुस्लिम एमपीज, मुस्लिम एमएलए एमएलसीज, मुस्लिम बार काउंसिल मेंबर्स, मुटावलीज। अब क्या कर दिया गया है, एक चेयरपर्सन होगा, 1 MP, 1 MLA, 2 प्रोफेशनल्स हु आर highly expert in Muslim or Islamic law, 1 officer of the state government, 1 member of the bar council। जो भी स्टेट बार काउंसिल होंगे उनके भी एक मेंबर को इसमें जगह दी जाएगी। नॉमिनेटेड मेंबर्स मस्ट बी मुस्लिम। तो ये आप कंपोजिशन देख सकते हैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल का। आगे देखते हैं Work Board nomination, State Government Authority. Firstly, the State Government is empowered to nominate members to the workforce from Muslim MPs, Member of Parliament, Member of Legislative Assembly, Member of Legislative Council and Bar Council members, ensuring diverse representation. जो काउंसिल होगी उसमें डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, अलग अलग फील्ड से लोग होने चाहिए कि सो दैट बेटर फंक्शनिंग हो पाए वर्क बोर्ड्स की। बोर्ड कंपोजिशन,
द वक्फ बोर्ड मस्ट इंक्लूड 2 नॉन-मुस्लिम मेंबर्स, की मिनिमम 2 नॉन-मुस्लिम मेंबर्स होने चाहिए, एटलीस्ट 1 ईच फ्रॉम शियाज, शिया कम्युनिटी से मेंबर होने चाहिए, एक सुन्नी से बैकवर्ड क्लासेस ऑफ मुस्लिम से भी मेंबर्स होने चाहिए। एंड वन मोर थिंग, जो नया प्रोविजन ऐड किया गया है वो क्या कहता है, 1 मेंबर ईच फ्रॉम बोहरा एंड अगा खानी कम्युनिटीज इफ दे हैव वक्फ इन द स्टेट। इन्हें बहुत बैकवर्ड कम्युनिटी माना जाता है विद इन द मुस्लिम क्लास, सो इनके भी मेंबर्स होने चाहिए अगर इनके स्टेट में वक्फ बोर्ड है तो, या फिर इनकी प्रॉपर्टी है। थर्डली, जेंडर बैलेंस। एक जेंडर बैलेंस बनाया गया है नए काउंसिल नॉमिनेशन में वक्फ बोर्ड के में, कि टू मुस्लिम मेंबर्स ऑफ द वक्फ बोर्ड मस्ट बी वुमेन, तो मिनिमम 2 मेंबर्स तो बोर्ड की वुमेन्स होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। कंपोजिशन एंड अपील ऑफ ट्राइब्यूनल ऑर्डर्स। ट्रिब्यूनल कंपोजिशन, द ट्राइब्यूनल मतलब वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल्स वो होते हैं जब वक्फ बोर्ड का मैटर, वक्फ बोर्ड के पास कोई प्रॉपर्टी है एंड उसके अगेंस्ट कोई पर्सन केस कर देता है या कोई पेंडिंग लिटिगेशन चल रही है, तो उसका मैटर जाता था ट्रिब्यूनल्स के पास में, वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल के अंडर में। और वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन होता था वो फाइनल डिसीजन होता था, उससे आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में किसी दूसरे कोर्ट में चैलेंज ही नहीं कर सकते थे। तो इस प्रोविजन को रिमूव कर दिया गया है। एंड अब क्या होगा कि कोई भी अगर केस चल रहा है तो वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल का डिसीजन फाइनल नहीं होगा, आप उसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, जैसा हमारे इंडियन जुडिशरी में होता है। द ट्रिब्यूनल इंक्लूड्स अ करंट और फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज एज इट्स चेयरमैन। तो ट्रिब्यूनल का हेड कौन होगा, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज या सेशन जज, एंड अ करंट और फॉर्मर ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो सेकंड गवर्नमेंट मेंबर कौन होंगे, जो मिनिमम जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के होंगे। Appeal process, tribunal orders can be appealed in the High Court within 90 days, ensuring judicial oversight and recourse for aggrieved parties, कि जो भी aggrieved party रहेंगी जो डिसीजन से satisfy नहीं है वो हाई कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं इसे further। Fairness, the bill aims to provide a more robust legal framework for resolving waqf dispute, ensuring fairness and transparency in the process of decision making। आगे देखते हैं हम, Why amendment to the Waqf Act 1995 have been criticized। आप देख रहे होंगे कि इस बिल को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, तो इसके कुछ मेजर रीजंस हैं जिन्हें आज हम जानेंगे, देखते हैं स्लाइड में और किस किस रीजन के बेसिस पे क्रिटिसाइज किया जाता है। फर्स्टली, इट रिड्यूसेस पावर्स, इट लिमिट्स द अथॉरिटी ऑफ वक्फ बोर्ड अफेक्टिंग देयर एबिलिटी टू मैनेज प्रॉपर्टीज। तो पहले क्या होता था, वक्फ बोर्ड के पास ज़्यादा पावर्स थी, अब उसे पावर्स को रिड्यूस कर दिया गया है, एक पॉइंट ये है। सेकेंड पॉइंट, minority rights concerns, critics worry it might harm the interest of Muslim communities that use these properties for religious and charitable purposes। लगता है कि अब मुस्लिम कम्युनिटीज़ के इंटरेस्ट फॉर द टाइम बिंग अच्छे से फुलफिल नहीं हो पाएंगे अकॉर्डिंग दिस बिल। Thirdly, increased government control. In the involvement of district magistrate and more oversight could lead to excessive bureaucratic interference। तो पब्लिक को क्या लग रहा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उस वजह से भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस बिल को। Next point, it hampers freedom of religion. The involvement of district magistrate and other government official in overseeing waqf properties may be viewed as an encroachment on religious autonomy। कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस यहाँ से होने से रिलीजियस एनक्रोचमेंट हो रहा है, रिलीजियस ऑटोनॉमी को हैम्पर किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, पोटेंशियल डिस्प्यूट्स, new verification process like involvement of district magistrate might create more disputes and complications। तो इन कुछ पॉइंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है इस बिल का। तो कुछ नए पॉइंट्स थे जो जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने सजेशन किए हैं। टोटल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने 58 सजेशंस दिए थे, जिसमें 14 सजेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है एंड 44 सजेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया है, जिन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया है। इसके अलावा अभी तक जो भी वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, अनक्लेम्ड है, उन्हें भी इस बिल को एक्ट बनने के बाद, जैसे ही ये बिल एक्ट बन जाएगा उसके विद इन 6 मंथ्स में उन प्रॉपर्टीज़ का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, अगर जो भी वक्फ बोर्ड के हेड होंगे या वक्फ बोर्ड वहाँ पे रिक्वेस्ट करता है तो इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, जिसका कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं दिया गया है कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, कितने टाइम पीरियड के लिए एक्सटेंड किया जाएगा स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक केसेस में। इसके अलावा जो पेंडिंग केसेस थे तो उन सब को भी सॉल्व करने के लिए, इसकी ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करने के लिए, फेयरनेस बढ़ाने के लिए ये सब नए
प्रोविजंस को लेके आया गया है। अब देखते हैं, अभी तो ये बिल लोकसभा में है, लोकसभा से कब पास होता है या नहीं होता है। अगर जैसे भी आगे नए अपडेट्स आते हैं तो उसके लिए आपको नई वीडियोस हम लेके आते रहेंगे। इस बिल के लिए जो भी हमने आज इस क्लास में डिस्कस किया है, जितने भी पॉइंट्स हमने देखे हैं, ये सारे गवर्नमेंट सोर्सेज से बैक्ड हैं। आपको जो भी इसके आगे चाहिए, पीपीटी चाहिए, या जो भी सोर्सेज थे वो हमने गवर्नमेंट सोर्सेज मेंशन कर रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगी फाइल्स। जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंगली ही, एंड इस बिल का जो पीडीएफ थी उसमें से ही हमने पूरा डाटा लिया है। तो इसे एकदम न्यूट्रल माइंड होके, ओपन माइंड करके पूरा रीड करना है, एंड हमें सिर्फ करंट अफेयर्स के परस्पेक्टिव से इसे रीड करना है, समझना है। तो थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।